भ्रूणीय प्रेरण की बात करेंगे। सो गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एम्ब्रियोनिक इंडक्शन या फिर आप बोल सकते हो भ्रूणीय प्रेरण। राइट नाउ क्योंकि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं तो एम्ब्रियो का इंडक्शन होना चाहिए, यानी कि एम्ब्रियो जो है, जो भी भ्रूण है उसका प्रेरण होना चाहिए, एम्ब्रियो का इंडक्शन होना चाहिए। नाउ जब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि एम्ब्रियो का प्रेरण या भ्रूणीय इंडक्शन क्या होता है, तो इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, प्रेरण एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सेल, कोई भी कोशिका, कोई भी भ्रूण जो है वो प्रेरित होकर विभेदित होने लगता है, यानी कि डिफ्रेंसिएशन शो करने लगेगा, तो उसे हम बोलेंगे प्रेरण। और भ्रूण का प्रेरण कर रहे हैं यानी कि भ्रूण का निर्माण कर रहे हैं हम, या भ्रूणीय अवस्था में कुछ प्रेरित करके उसके स्ट्रक्चर्स को विभेदित करवा रहे हैं हम, डिफ्रेंशिएट करवा रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे इंडक्शन या प्रेरण। नाउ अब क्वेश्चन आता है हमारा एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, क्योंकि प्रेरण की बात कर रहे हैं, इंडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी। वो यही देखने को मिलेगी कि सपोज़ हमने देखा एम्ब्रियो है ये, ठीक है, ये एक एम्ब्रियो है जो ग्रो कर रहा है, ये एम्ब्रियो है, ठीक, ग्रो कर रहा है भ्रूण। इसको बाहर से अगर इंडक्शन मिलता है, या आप बोलो इसको बाहर से अगर प्रेरण मिलता है, ठीक है, तो प्रेरण किससे मिलेगा? इंड्यूसर से ही मिलेगा। इंड्यूसर एक कारक है, प्रेरक जिसे आप बोल सकते हो, तो प्रेरक के कारण ही क्या मिलेगा? प्रेरण मिलेगा। और प्रेरण के कारण क्या हो पाएगा? विभेदन हो पाएगा, या फिर इसे बोल सकते हो डिफरेंशिएशन हो पाएगा, ठीक है, विभेदन इसी के कारण हो पाएगा। अब देखोगे, जनरली जब देखोगे तो क्या देखने को मिलता है हमें? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी कि जब डिफ्रेंशिएशन हो रहा है या विभेदन हो रहा है, विभेदन के समय सेल्स अलग अलग डायरेक्शन में विभेदित हो सकते हैं, ठीक है। तो भ्रूणीय प्रेरण क्या है या एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या है, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो भ्रूणीय प्रेरण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा प्रेरित किया जाता है। अब एक और क्वेश्चन आता है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का, कि ये प्राथमिक संगठक क्या होता है? प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्या होता है? प्राथमिक संगठक क्या होता है? तो प्राथमिक संगठक, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर एक ऐसा पार्ट है भ्रूण का, यानी कि एम्ब्रियो का ही एक ऐसा पार्ट है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, भ्रूण का एक ऐसा भाग है जो बाहर से दिया गया है, बाहर से दिया गया है या फिर भ्रूण में पहले से उपस्थित रहेगा, और अगर ये यहाँ पर उपस्थित है तो ये आगे जाकर इसी भ्रूण को प्रेरित करेगा ताकि इसके जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली पूरे सही तरीके से बन सके। तो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर हम बाहर से भी दे सकते हैं, संगठक है तो संगठन करवाएगा, ठीक है, या फिर भ्रूण में उपस्थित होता है, इसी से सारे अंगों का निर्माण होता है, या इसी से हम बोल सकते हैं पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसका डेवलपमेंट इसी पार्ट से होगा, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ऑर्गेनाइजर या फिर प्राथमिक संगठक। नाउ अब देखोगे हमने दो टर्म्स पढ़ी, एक प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, एक इंड्यूसर। तो हम एक्सपेरिमेंट्स भी देख सकते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनके अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा काफ़ी चीज़ें शो की गई हैं। तो क्योंकि सबसे पहले देखेंगे हम, एक थ्योरी दी गई थी, मोज़ेक थ्योरी। ठीक है, एक थ्योरी की बात करेंगे हम, मोज़ेक थ्योरी। मोज़ेक थ्योरी के अनुसार क्या बताया गया? मोज़ेक थ्योरी ये कहती है कि जो भी एम्ब्रियो है या जो भी भ्रूण है उसमें अभी तक सेल्स या ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो उपस्थित है, और ये ब्लास्टोमियर्स जो हैं इनमें भविष्य का निर्धारण हो चुका है, जो फेट है, फ्यूचर है, वो डिसाइड हो चुका है, ठीक है, भविष्य का निर्धारण हो चुका है, फेट का निर्धारण, फ्यूचर का निर्धारण हो चुका है।
तो हर सेल अलग अलग पार्ट बनाएगा, तो ऐसा लगेगा कि ये मोज़ैक की तरह दिख रहा है। ठीक है, इसको नाम मोज़ैक इसलिए दिया गया है बिकॉज इसके हर सेल में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने की कैपेसिटी होती है। नाउ जब हम फेट की बात कर रहे हैं, हर सेल की अलग अलग फेट है, तो इस अवस्था में जब हम इस कोशिका को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, परिवर्धन के समय पे, डेवलपमेंट के टाइम पे, जब इस कोशिका को या इस सेल को हम बाहर निकालेंगे, तो इस सेल को बाहर निकालने की वजह से क्या होगा वो देखना है। इस सेल को बाहर निकालने की वजह से ये पूरा ग्रो नहीं कर पाएगा तरीके से, और इससे जो अंग बनना था वो अंग का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, या वो अंग लॉस हो जाएगा। यानी कि एम्ब्रियो पूरा नहीं बना, एम्ब्रियो का पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ, पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुआ। तो लॉस होने की वजह से क्या हुआ, एम्ब्रियो के पार्ट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाए, ये पार्ट्स नहीं बन पाए। ठीक है, तो मोज़ैक थ्योरी ये कहलाती है। अब देखेंगे कि एक साइंटिस्ट, डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग रीजन्स में ट्रांसप्लांटेशन करवाया। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन के पहले एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि क्या होता है एक्चुअल में ट्रांसप्लांटेशन के समय पे। ठीक है, तो हम ट्रांसप्लांटेशन देखते हैं किस किस टाइप की होती है। पहली बात करेंगे तो ट्रांसप्लांट क्या होता है। ट्रांसप्लांट का मतलब है किसी दूसरे भ्रूण के छोटे से भाग को वहाँ से निकालकर किसी दूसरे भ्रूण में स्थानांतरित करवाना ही ट्रांसप्लांट कहलाता है या ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, तो ट्रांसप्लांट एक छोटा सा पार्ट है। अब फर्स्ट ट्रांसप्लांट मेथड है ऑटोप्लास्टिक, या फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन मेथड है ऑटोप्लास्टिक। ऑटोप्लास्टिक का मतलब है, ऑटो मीन्स सेम की बात करोगे तो जैसे सपोज ये एम्ब्रियो है, ठीक है, मैंने बोला ये एम्ब्रियो है, ये वाला पार्ट जो है वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है, प्राथमिक संगठक है। हमने इस भाग को उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है, इस भाग को उठा के हमने यहाँ रख दिया भ्रूण में, तो ये क्या है, सेम एम्ब्रियो में, ठीक है, अलग अलग नहीं है कुछ भी, सेम एम्ब्रियो में एक भाग को निकालकर उसी एम्ब्रियो में दूसरी जगह रख देना, एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित करवा देना। जब भ्रूण सेम प्रकार का हो, सेम टाइप का हो, तो ये ऐसा ट्रांसप्लांटेशन क्या कहलाएगा, ऑटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन। दूसरी बात करूँगी मैं, ऑटोप्लास्टिक के बाद जो ट्रांसप्लांटेशन होना चाहिए वो होता है होमोप्लास्टिक। ठीक है, होमोप्लास्टिक नाम से ही पता चल रहा है, होमो मीन्स स्पीशीज़ जो है, ये तो एम्ब्रियो ही सेम है, यहाँ पे स्पीशीज़ सेम रहेगी। ठीक है, एम्ब्रियो अलग अलग रहेंगे बट अलग अलग एम्ब्रियो के भी स्पीशीज़ सेम रहेंगे। यानी कि सपोज बात करी ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस एम्ब्रियो है, अलग अलग है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, लेकिन स्पीशीज़ सेम है, होमोसेपियंस ये है, यहाँ पे एक प्राथमिक ऑर्गेनाइजर है, इसको निकाल के मुझे दूसरे एम्ब्रियो पे ट्रांसफ़र करना है, स्थानांतरण करना है, तो ये क्या हो जाएगा, होमोप्लास्टिक। यानी कि सेम स्पीशीज़ में अलग अलग एम्ब्रियो डोनर और होस्ट की तरह काम करेंगे। ये डोनर हो जाएगा क्योंकि दाता है, दे रहा है, ये होस्ट हो जाएगा क्योंकि ले रहा है, ग्राही है, तो ये ले रहा है, रिसीवर हो सकता है, और उसके अंदर ट्रांसप्लांट करके आगे ग्रोथ देखेंगे। ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ में क्या ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट किस तरह से होता है। ठीक बात है। अब आता है होमोप्लास्टिक के बाद तीसरा आएगा हेट्रोप्लास्टिक। अब हेट्रोप्लास्टिक का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, इसको अलग अलग स्पीशीज शो करने के लिए मैं ऐसे शो कर सकती हूँ, ये अलग स्पीशीज़ का है, ये अलग स्पीशीज़ का है, इसलिए मैंने इसमें डॉट्स शो नहीं किए। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग स्पीशीज़ के भ्रूण हैं। यानी कि अब यहाँ पे बात करें हम, तो यहाँ पे स्पीशीज़ सेम थी, यहाँ पे क्या सेम होगा, जीनस सेम होगा, स्पीशीज़ अलग हो जाएगी।
बट डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज दूसरी है, अलग अलग जीनस नहीं है, सिर्फ स्पीशीज अलग है, यानी कि जीनस सेम है। सेम जीनस वाले पार्ट से एक एम्ब्रियो से इस पार्ट को इस जगह पे स्थानांतरित करवाना है तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अब इसे बोल सकते हो, सपोज एग्जाम्पल ले हम, एग्जाम्पल ले सकते हैं, ट्राइट्यूरस का एग्जाम्पल लिया। सपोज हमने ट्राइट्यूरस है, न्यूट होता है ट्राइट्यूरस। अब देखो जीनस सेम है, ट्राइट्यूरस है, ठीक है, जीनस सेम है, ट्राइट्यूरस है, बट स्पीशीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। स्पीशीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी टिनिएटम, एक हो जाएगी क्राइस्टेटस, क्राइस्टेटस। ठीक है, ट्राइट्यूरस, टिनिएटम एंड ट्राइट्यूरस क्राइस्टेटस। यानी कि बोला क्या हमने, जीनस सेम है लेकिन स्पीशीज़ डिफरेंट है। यहाँ पे सेम स्पीशीज़ है तो जीनस भी सेम ही रहेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हो दोनों ही, सपोज ट्राइट्यूरस के एग्जांपल ले लिए हमने, ट्राइट्यूरस टिनिएटस के। ठीक है, बस एम्ब्रियो अलग अलग है, गैस्ट्रुला स्टेज है, सपोज ट्राइट्यूरस, ये भी टिनिएटस हो गया। ठीक है, अलग अलग है, ये सेम है, यानी कि ये भी अगर मैंने सपोज एग्जांपल दे दिया ट्राइट्यूरस का ही है, टिनिएटस का ही है, लेकिन एक ही में, एक ही एम्ब्रियो में देख रहे हैं या दो अलग अलग एम्ब्रियो में देख रहे हैं, यहाँ अलग अलग स्पीशीज़ में देख रहे हैं। और लास्ट आता है जो टाइप आता है वो आता है जीनोप्लास्टिक। ठीक है, जीनोप्लास्टिक का मतलब क्या है, अब यहाँ पे बात करोगे तो इसका क्या मतलब होगा, सपोज इस पार्ट को हमने यहाँ से निकाला, इस पार्ट को हमने यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, अब क्या देख रहे हो यहाँ पे, एक तो चिक हो जाएगा, एक सपोज डक हो गई, दोनों अलग अलग स्पीशीज़ तो है ही, जीनस भी अलग अलग है। ठीक है, तो जीनोप्लास्टिक का मतलब स्थानांतरण करवा रहे हैं हम भ्रूण से दूसरे पार्ट में, लेकिन कहाँ पे, डिफरेंट ही स्पीशीज़ और डिफरेंट ही जीनस, डिफरेंट स्पीशीज़ एंड डिफरेंट जीनस। ठीक है, जीनस भी डिफरेंट होना चाहिए, स्पीशीज़ भी डिफरेंट होनी चाहिए। इस टाइप का ट्रांसप्लांटेशन क्या कहलाएगा, जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन। तो सिंपल सी एक चीज़ देखने को मिली हमें यहाँ पे कि जो ट्रांसप्लांटेशन है वो 4 टाइप का हो सकता है, ऑटोप्लास्टिक, होमोप्लास्टिक, हेट्रोप्लास्टिक एंड जीनोप्लास्टिक। ऑटोप्लास्टिक सेम में है, होमोप्लास्टिक सेम स्पीशीज़, डिफरेंट स्पीशीज़ सेम जीनस, डिफरेंट स्पीशीज़ डिफरेंट जीनस। बट ये एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअल में शो क्या कर रहे हैं ये भी हमें देखना है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें क्या शो हो रहा है, क्या पता चल रहा है कि अगर हम इस पार्ट को उठा के यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से इसके अंदर कुछ चेंज आएगा, उसी को हम बोल रहे हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, कि भ्रूण को प्रेरण मिल रहा है एक टिश्यू की वजह से। वो टिश्यू प्रेरक हो सकता है या प्राथमिक संगठक हो सकता है। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है तो वो संगठन करवाएगा, आगे के स्ट्रक्चर्स बनवाएगा, और आगे के स्ट्रक्चर्स कैसे बनवाएगा, विभेदन करवा के बनाएगा, विभेदन करवाएगा पहले और डिफ्रेंसिएशन करवा के आगे के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करवाएगा। तो इस तरह से जब स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट्स। और इन एक्सपेरिमेंट से हम पता लगा सकते हैं कि ये टिश्यू प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है, आगे स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इन चीज़ों का हम पता लगा सकते हैं। तो इन ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। नाउ अब आगे चलेंगे, आगे हमें देखने हैं कि किस तरह से एक्चुअल में थ्योरीज दी गई है, तो उन थ्योरीज को हम स्टडी करेंगे।
ठीक है। नाउ स्पीमेन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। स्पीमेन जो साइंटिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट हैं स्पीमेन, उन्होंने क्या किया ये देखेंगे। ये एक गैस्ट्रुला है, ठीक है, ये एक गैस्ट्रुला है। इस गैस्ट्रुला के ब्लास्टोपोर पार्ट को इन्होंने यहाँ से निकाला, ठीक है, डॉर्सल पार्ट है ब्लास्टोपोर का, यहाँ से निकाला और दूसरा जो ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये इस तरह से जो ग्रो कर रहा है, यहाँ पर, चलो यहाँ नहीं मान के हम देखते हैं, इस पार्ट को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे स्थानांतरित किया, ठीक है। अब इस पार्ट को, ये ब्लास्टोपोर के पास वाला पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को लिया गया है, तो ये जो पार्ट है ये ब्लास्टोपोर के पास का है, तो इसको हम प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र या बोल सकते हो प्राथमिक ऑर्गेनाइज़र, प्राथमिक संगठक कहते हैं, ठीक। प्राथमिक संगठन से अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज, क्योंकि हमने देखा था प्रेरित होने की क्षमता सबसे ज़्यादा कब होती है, अर्ली गैस्ट्रुला अवस्था में। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अर्ली गैस्ट्रुला अवस्था में स्पीमेन ने इस पार्ट को गैस्ट्रुला के इस पार्ट से इस पार्ट में डाला, दूसरे गैस्ट्रुला में ट्रांसप्लांट किया, स्थानांतरित किया, और क्या देखा, क्योंकि ये न्यूट का स्ट्रक्चर है, न्यूट के गैस्ट्रुलाज हैं, तो क्या देखा, इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को ट्रांसफ़र करने की वजह से जो एम्ब्रियो है वो बनेगा, प्रॉपर न्यूट का स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से बनेगा, देखेंगे हम, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। बट एम्ब्रियो तो बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक और एम्ब्रियो बन रहा है जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी एम्ब्रियो, यानी कि ये है प्राइमरी एम्ब्रियो, प्राथमिक, ठीक है। अगर हम ये ट्रांसप्लांटेशन नहीं करते, हम ये स्थानांतरण नहीं करते अगर सेल का, तो ये जनरली ऐसा बनता जैसा नॉर्मल बनता है, ठीक है। बट एक पार्ट के बाहर से अंदर डालने की वजह से क्या हुआ, एम्ब्रियो के दो जैसे एम्ब्रियो बनने लग गए, इसके जैसा एक और स्ट्रक्चर पूरा बनना शुरू हो गया है, जिसे हम सेकेंडरी एम्ब्रियो बोल रहे हैं। यानी कि प्राइमरी एम्ब्रियो तो ये होगा ही होगा, बनेगा ही बनेगा, लेकिन सेकेंडरी एम्ब्रियो का किस तरह से प्रेरण मिला है, कहाँ से प्रेरण मिला है, तो उसको प्रेरण मिला है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर से, प्राथमिक संगठक से प्रेरण मिला है। एंड प्राथमिक संगठक से जब प्रेरण मिलता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी बनने लग जाते हैं, उसके जैसे ही और स्ट्रक्चर्स बनने लग जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर इतनी क्षमता है, इसलिए हम उसे बोल रहे हैं प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। भाई प्राथमिक ऑर्गेनाइजर, प्राथमिक संगठक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये पूरी बॉडी को फिर से बना सकता है, पूरी बॉडी को फिर से फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो यहाँ पर कैपेबिलिटी रख रहा है, इसलिए सेकेंडरी एम्ब्रियो भी बन रहा है। तो इस तरह से इसकी वजह से एक और ऑर्गेनाइजेशन या एक और डेवलपमेंट टाइप बन सकता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट स्पीमेंस एक्सपेरिमेंट में आएगा। नाउ सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम। देखेंगे स्पीमेन के बाद वेडिंगटन का एक्सपेरिमेंट। वेडिंगटन ने एक्सपेरिमेंट किया था चिक पे, चिक एम्ब्रियो पर। चिक डेवलपमेंट जब हो रहा था उस टाइम पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या देखा ये हम देखेंगे।
सपोज ये इस तरह से डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये है होस्ट और ये है डोनर, डोनर होस्ट, ठीक है। डोनर की जब बात करते हो, ये डोनर सेल, ये होस्ट सेल, ठीक है। और चूँकि ये है, ये भी हमें पता चल रहा है, तो डोनर सेल से हमने क्या किया, कुछ सेल्स यहाँ से निकाले और यहाँ से निकाल के हमने कुछ सेल्स यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिए, ठीक है। किसके सेल्स निकाल रहे हैं हम, हैंसेंस नोड की। हैंसेंस नोड बनती है ऊपर की तरफ, ठीक है, आदि गांठ बोलते हो इसे, हैंसेंस नोड बनती है ऊपर की तरफ। तो इस हैंसेंस नोड के कुछ पार्ट यहाँ से निकाल के हमने दूसरे होस्ट में स्थानांतरित किए। अब होस्ट में जब स्थानांतरित किए तो इस पार्ट से तो एक पार्ट बनेगा ही बनेगा, पूरा स्ट्रक्चर बनेगा ही बनेगा, लेकिन इससे भी ये भी क्या है, एक तरह का प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, प्राथमिक संगठक। और इस प्राथमिक संगठक से भी क्या बनेंगे, स्ट्रक्चर्स बनेंगे, स्ट्रक्चर्स का निर्माण होगा, ठीक है। तो प्राथमिक ऑर्गेनाइजर की वजह से स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे ये भी हम देख सकते हैं। रिएक्शन हुआ, ठीक है, रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पर इन जनरल स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, ठीक है। एक जनरल बात कर रहे हैं हम, जनरली यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। और इसकी वजह से यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स बनने लग गए, ठीक है। ये जो है, ये हेड एक्टोडर्म बन रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हेड एक्टोडर्म बन रहा है। क्यों हुआ ऐसा, देखो देखने को लग रहा है कि दो दो हेड्स बन रहे हैं, इंड्यूस हुआ है हेड एक्टोडर्म जो है। तो ये जो हेड एक्टोडर्म बन रहा है, हेड बन रहा है, ये तो होस्ट का है, जैसा इसको बनना था वैसा का वैसा यहाँ से बन रहा है। लेकिन ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेरित हुआ है, ठीक है। हमने पार्ट को स्थानांतरित किया था, ट्रांसप्लांट किया था, तभी ये प्रेरित हुआ और एक और हेड स्ट्रक्चर का निर्माण करने लग गया, एक और शीर्ष भाग का इसने निर्माण करना शुरू कर दिया। तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनता है तो हम बोलते हैं कि ये एक तरह से ऑर्गेनाइज़र है, प्राथमिक संगठक है जो संगठन कर रहा है, और इसकी वजह से दो हेड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो प्राथमिक ऑर्गेनाइज़र होगा तभी से दो हेड रीजन्स बना पाएगा, वरना कैसे हेड रीजन्स बना सकता है, पॉसिबल ही नहीं है हेड रीजन्स का बनना। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट हमने देखा स्पीमैन का, एक एक्सपेरिमेंट हमने देखा किसका, वेडिंगटन का। अब कुछ टर्म्स हैं जो हमें पढ़ना ज़रूरी हैं, उन टर्म्स को हम एक बार देखेंगे कि क्या होती हैं ये टर्म्स, ठीक है। देखते हैं क्या होती हैं। एक टर्म आती है पेनिट्रेशन, ठीक है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है भेदन। जब हम कैरेक्टर्स की बात करेंगे, लक्षणों की बात करेंगे, तो लक्षणों की बात करते टाइम पेनिट्रेशन का मतलब होता है एक्चुअल में भेदन। अब भेदन देख रहे हैं हम, क्योंकि तो भेदन क्या है, ऐसी चीज़ जो हम बोल सकते हैं कि जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। पेनिट्रेट का मतलब क्या है, भेदन, और जीन्स प्रेजेंट होते हुए भी इसके लक्षण या इसके कैरेक्टर्स ना दिखाई दे तो उसे हम बोलेंगे भेदन।
यानी कि बोल सकते हो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जंतु है, उसमें जीन को धारण कर रहा है वो, उसके बाद भी उसका प्रभाव नहीं दिखा पा रहा, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पेनिट्रेशन। यानी कि सिंपल है कि किसी ऑर्गेनिज्म में कोई जीन है, प्रेजेंट है, उपस्थित है, बट फिर भी उसके लक्षण या उसके कैरेक्टर्स को ये नहीं दिखा पा रहा है, तो उसको आप बोलोगे भेदन, पेनिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो 4 o'clock प्लांट में जब हम देखते हैं ऐसा होता है रेड और ये वाइट फ्लावर्स है ना, 4 o'clock प्लांट की बात कर रहे हैं, ये पेरेंट है सपोज, F1 जनरेशन में आएगा तो ये ऐसा होगा, ठीक है। और जब इसी के गैमीट्स बनेंगे इस तरह से, ठीक है, तो कैसे बनेंगे गैमीट्स? ऐसे, ठीक है। तो ये जो बनेगा ये रेड बनेगा, ये वाइट बनेगा, बट ये जो बनेंगे ये कैसे बनेंगे? पिंक बनेंगे। यानी कि जीन प्रेजेंट होते हुए भी उसका लक्षण नहीं दिख रहा है, यानी कि जीन्स प्रेजेंट होते हुए भी वो नहीं दिख रहा है, रेड कलर नहीं दिख रहा है। वाइट जीन प्रेजेंट है बट फिर भी वाइट कलर नहीं दिख रहा है, यानी कि भेदन हो गया, वो लक्षण नहीं दिख रहा है। दिख हमें क्या रहा है? पिंक कलर, जीन्स का कलर ही नहीं दिख रहा। तो इस टाइप के जब कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे तो उसे हम बोलते हैं भेदन, ठीक है। जीन्स की उपस्थिति होते हुए भी लक्षण ना दिखे, कैरेक्टर्स ना दिखे, तो उसे पेनिट्रेशन बोलोगे। दूसरी टर्म आती है हमारे पास एक्सप्रेसिविटी। एक्सप्रेसिविटी की जब आप बात करते हो तो एक्सप्रेसिविटी को आप अभिव्यक्तता भी बोल सकते हो, और अभिव्यक्तता की जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब है एक्सप्रेस करना। यानी कि यदि कोई जीन प्रेजेंट है, एक्सप्रेस करने का मतलब क्या हुआ? जीन अगर प्रेजेंट है तो उसका लक्षण या उसका कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा, वो भी एक्सप्रेस होगा, तो उसे हम बोलेंगे एक्सप्रेसिविटी। फॉर एग्जाम्पल दोनों जीन्स प्रेजेंट है और दोनों जीन्स के कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सप्रेसिविटी, कि एक्सप्रेस हो रहा है, वहाँ पे एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है कि एक जीन है वो एक्सप्रेस होता है, वो अपने एक्सप्रेशन को शो करता है। तो जीन उपस्थित है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एक्सप्रेस होगा, और एक्सप्रेस होगा तो सीधी सी बात ये भी है कि वो पेनिट्रेट नहीं होगा, वो भेदन नहीं दिखाएगा। तो एक्सप्रेस हो रहा है तो भेदन नहीं दिखा रहा, भेदन हो रहा है तो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। इसलिए ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, एक दूसरे की अपोजिट चीज़ शो कर सकते हैं। एक और टर्म आती है हमारे पास फिनोकॉपी। देखो नाम से पता चल रहा है फिनोकॉपी, यानी कि क्या होता है इसमें, जो फिनोटाइप है, बाहर की जो आकृति है उसी की कॉपी होती है, फिनोटाइप की कॉपी होगी, ठीक है, बाहर की जो आकृति होगी उसकी कॉपी होगी, तो उसे हम बोलेंगे फिनोकॉपी। अब देखोगे, क्योंकि हमने बोला फिनोटाइप की कॉपी हो रही है, बट कैसे हो रही है? एनवायरनमेंट के कारण हो रही है, ठीक है, वातावरण के कारण फिनोटाइप की कॉपी होगी, एनवायरनमेंट के कारण होगी, पर कॉपी कैसी होगी, किसके जैसी होगी? जैसे जीन्स में बदलाव के कारण, जीन्स में चेंज के कारण आते हैं, जीन चेंज में जो चेंजेस आएंगे वैसे के वैसे सेम चेंजेस एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिज्म में, जंतु में, इसलिए हम बोल रहे हैं फिनोटाइप की कॉपी हो रही है। सिंपल, फिनोटाइप की कॉपी हो रही है। क्यों हो रही है फिनोटाइप की कॉपी? बिकॉज इसे हम फिनोकॉपी बोल रहे हैं। फिनोकॉपी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फिनोटाइप कॉपी हो रहा है, कब हो रहा है? जब जीन्स में चेंज नहीं हो रहा पर एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, और एनवायरनमेंट में चेंज बिल्कुल वैसा चेंज क्रिएट कर रहा है, वैसी कॉपी क्रिएट कर रहा है जैसी जीन में चेंज होने की वजह से होगी, तो इसको हम बोलेंगे फिनोकॉपी। एक और टर्म आती है, वो आती है एलोफिन, ठीक है, और एक टर्म